ध्यान दीजिए, हायर परचेज अकाउंट जो आपको सेमेस्टर 3 में स्पेशल ट्रांजैक्शन वाले सब्जेक्ट का यूनिट है। हायर परचेज की अकाउंटिंग के अंदर आपको पेपर में जो प्रश्न आएंगे उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल, एनालिसिस टेबल। अगर आप ये कैलकुलेशन में गलती कर देते हो तो आपने जो भी एंट्रीज किए हो ये कोई काम की रहने वाली नहीं है। अभी मैं आपको टेबल कैलकुलेशन भी सिखाने वाला हूँ, थोड़ी वेराइटी के साथ, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम पेपर में आने वाले। और जर्नल एंट्री दोनों पार्टी की बुक में, और लेजर भी बता दूंगा। जो दोनों पार्टी की हम बात कर रहे हैं हायर परचेज में वो है परचेजर और सेलर। जब कोई प्रोडक्ट को हम हायर पे खरीदते हैं या इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो जो प्रोडक्ट का पैसा हम देते हैं वो टुकड़ों में देते हैं। इंस्टॉलमेंट में गाड़ी खरीदते हैं ऐसा होने होंगे ना, तो वही वाले सिस्टम की हम बात करें तो उसमें दो वेरायटी होती है एग्जैक्टली, दोनों के बारे में बताएंगे, इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम। दोनों में कॉमन क्या है अकाउंटिंग में, कि आपको टुकड़ों में पैसा देना है, उसकी अकाउंटिंग करना है। टुकड़ों में मीन्स इंस्टॉलमेंट वगैरह जो रहती है, तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग तो सीखेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टेबल कैलकुलेशन, क्योंकि कई बार तो एग्जाम में 4 और 8 मार्क वाले क्वेश्चन में सिर्फ टेबल बनाओ बोल देता। जनरल एंट्री वगैरह तक आपको पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट 16 मार्क में तो जनरल लेजर वगैरह पूछता है। और जनरल लेजर बहुत आसान है, एक जैसा ही एंट्री करना है, बट वो सब काय पे डिपेंड करने वाला है एंट्री, क्योंकि टेबल अगर गलत कर दिया ना तो एंट्री का कोई मार्क मिलने वाला नहीं है। टेबल मीन्स कैलकुलेशन जो रहेगा, तो वो टेबल कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सीखने के बाद जनरल वगैरह देखेंगे। तो सब कुछ अपन अभी पढ़ने वाले हैं। पहले मैं थियोरिटिकल एस्पेक्ट भी बता देता हूँ, क्योंकि 8 मार्क का प्रॉब्लम एकदम इस तरीके का आ गया हायर परचेज का, जो आपको लगता है इतना इजी क्वेश्चन 8 मार्क के लिए, उसके साथ में अगर थ्योरी भी आपको आती है तो आप 16 मार्क का अगर नहीं करना चाहते हो तो 8 मार्क की थ्योरी और 8 मार्क का प्रॉब्लम कर सकते हो। मेरा प्राइमरी सजेशन पहले से और अभी भी यही रहेगा कि आप क्या करो, 16 मार्क का प्रॉब्लम जिसके लिए मैं पढ़ाऊंगा। बट बाय चांस अगर 16 मार्क का प्रॉब्लम बहुत भारी लग रहा है आपको तो आप थ्योरी कर सकते हो, बहुत सिंपल है, अभी से बता रहा क्या आने वाला है। थ्योरी में कोई जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक ही क्वेश्चन है, जिसको 3 तरीके से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पढ़ के जाओ, 3 में से जो भी आएगा वही लिख के आओ, आधा या फिर पूरा। मतलब सर क्या बोल रहे हैं, पूरा बताइए ना। हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ये दो तरीके के मेन सिस्टम है इस तरीके के बिजनेस में, इस तरीके के जब ट्रांजेक्शन होते हैं तो दोनों का अंतर आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। और ये नहीं भी पूछा तो आपको हायर परचेज का डिटेल पूछ लेगा या फिर इंस्टॉलमेंट का डिटेल पूछ लेगा। तो अगर आपने डिफरेंस पढ़ के आए हो तो किसी एक ही के बारे में भी लिखने के लिए आप लोग के पास कंटेंट रहेगा, वहां पे भी आप कंपेरेटिवली भी चीजें लिख सकते हो। तो ये डिफरेंस पढ़ने से आपका 8 मार्क का प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। इसके अलावा पेपर में आज तक कुछ आया नहीं है, हो सकता है आप लोगों के केस में कुछ और हो जाए, बट ऐसा होने की चांसेस ना के बराबर है। तो व्हाट इज हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम में बेसिक तरीके से पहले बता देता हूँ। जब कोई प्रोडक्ट को आप खरीदते हो, ऐसे पैसे टुकड़ों में देने वाले हो इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट वर्ड ही सुने हो आपने, आपने हायर वर्ड सुने नहीं होंगे शायद। हायर का मीनिंग पता होगा आपको, हायर मतलब किराया, रेंट, हायर चार्जेस। बट इसने इस तरीके के सिस्टम के बारे में ज्यादा सुने नहीं है, बट क्या सुने हैं, इंस्टॉलमेंट में गाड़ी खरीदे बोले, टीवी खरीदे, ऐसी दुनिया भर की जो चीजें रहते, कार खरीदे। तो जो इंस्टॉलमेंट में चीजें खरीदते हैं तो एक चीज होती है डाउन पेमेंट, कुछ पैसे हम तुरंत दे देते हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, बचा हुआ पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है इन इंस्टॉलमेंट। मंथली, ईयरली, अलग अलग तरीके के रहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादातर मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, बट अपने क्वेश्चन में आपको ईयरली देखने मिलेगा। इसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि कैलकुलेशन सिंपली बच्चों को समझ में आए, पेपर में वो उनके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन कर पाए। एकदम मंथली रहता है तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा रहता है, जो जनरली पेपर में नहीं पूछा जाता, ईयरली पूछते, हाफ ईयरली, ईयरली टाइप। तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट को मैं अगर खरीद रहा हूँ, मैंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया हूँ बट मैं पैसा अभी नहीं दे रहा हूँ, या पैसा मैं थोड़ा दे रहा हूँ डाउन पेमेंट के तौर पे, बाकी पैसा मैं इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा, तो का मतलब क्या, वो प्रोडक्ट का मैं ओनर बन चुका हूँ क्या सर? हाँ, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट उधार में खरीदा हूं, मैं देने का क्या हूं, पैसे। अगर इन फ्यूचर मैं प्रोडक्ट के पैसे नहीं देता हूं तो आगे वाला मेरे से पैसे ही वसूल करेगा, वो प्रोडक्ट मेरा ही है, वो प्रोडक्ट को वापस लेने का हक उसके पास नहीं है। सर हमने सुने थे कि जब कोई प्रोडक्ट हमने पैसा नहीं भरे तो लेके चले जाएंगे, वैसा पॉसिबल कौन से सिस्टम में है पता है, हायर परचेज। और ये हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, हम एक चीज को हायर पे ले रहे हैं, लाइक रेंट, किराए पे ले रहे हैं, और उसमें एक एडिशनल ऑफर है कि आप 10 बार किराया भर दोगे, यानी 10 बार पेमेंट कर दोगे, इंस्टॉलमेंट हम बोल सकते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा के अकॉर्डिंग, तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। मतलब 10 बार किराया भरने के बाद प्रोडक्ट आपका, नॉर्मल प्रोडक्ट पे नहीं होता है, इंस्टॉलमेंट वाले सिस्टम के जैसा ही सिस्टम है। बट इसको हायर परचेस, हायर सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की ओनरशिप आपको मिल नहीं रही,
आप ये प्रोडक्ट लो, मंथली इसका हायर चार्जेस पे करो, इतने नंबर ऑफ हायर चार्जेस के बाद ये प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि 2 बार हायर चार्जेस के तौर पे आपने 2 साल यूज कर लिए ये एनुअल हायर चार्जेस, बाद में प्रोडक्ट पसंद नहीं आया वापस दे दो, कंपनी उठाएंगी नहीं, आप ही खुद वापस दे दो। आप पैसे नहीं दोगे तो भी कंपनी उठा सकती है, क्योंकि आपने किराए पे प्रोडक्ट खरीदे हो। तो यहाँ पे ओनर प्रोडक्ट के आप बन जाओगे क्या, नहीं बन जाओगे बताओ? नहीं बनोगे। यहाँ पे आप प्रोडक्ट को हायर में यूज कर रहे, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट के ओनर तुरंत बन जाओगे, और पैसा बट आप देने के हो वो धीरे धीरे करके आप पे करने वाले हो। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओनरशिप किसमें तुरंत मिल जाती है सर, और हायर परचेज में ओनरशिप सेलर के पास रहती है टिल लास्ट पेमेंट, आखिरी पैसा दिए तक। जैसे ही हम आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे इन केस ऑफ हायर परचेज, तो अब हम ओनर बन जाएंगे। और अगर हम बाद में ओनर बनेंगे तो क्या हम उसके पहले उस प्रोडक्ट को बेच सकते, उस प्रोडक्ट को हम किसी को यूज करने और किसी को दे सकते? नहीं, वो हम ही चूज करेंगे या हम उस प्रोडक्ट को सेल भी नहीं कर सकते और ना ही उस प्रोडक्ट को गिरवी रख के और लोन ले सकते। बट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम, प्रोडक्ट आपने उधार में खरीद लिया, आप पैसा देने के चाहे तो उस प्रोडक्ट को क्या होने के पहले ही, इंस्टॉलमेंट पूरी देने के पहले ही बेच दो, आपकी मर्जी। या आप किसी और को वो प्रोडक्ट क्या करो, किराए से दे दो, या वो प्रोडक्ट आपका है, आप जो करना चाहो प्रोडक्ट कर सकते। बट पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, और देना पैसा ही पड़ेगा, प्रोडक्ट वापस नहीं दे सकते। बोले खराब हो गया तुम लेके जाओ, नहीं ले जाएंगे, पैसा दो। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इवन आपको लोन लेना है, आप वो प्रोडक्ट जो आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदे उसको गिरवी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ऑन पेपर आपके पास उसका ओनरशिप का प्रूफ है। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, हायर में आपके पास अभी आपको ओनरशिप का सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, कुछ बिल विल मिला क्या? नहीं। समझ रहे हो बेसिक डिफरेंस? तो दो चार लाइन पॉइंट में पढ़ लेता हूँ, ये एग्जाम में आने का 100% चांस है। एग्जाम में आपको डिफरेंस लिखने की जरूरत पड़ गई, अगर आप 16 मार्क का नहीं कर पाए प्रॉब्लम, तो आप लोग बिल्कुल ये प्रॉब्लम को करिए, थ्योरी को कर सकते हो। पहली ही लाइन में लिखा है हायर परचेज, द हियर द ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट रिमेन विथ सेलर। ये अभी भी प्रोडक्ट का ओनर कौन है? सेलर। टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड, आखिरी पैसा दिए तक ओनर कौन रहेगा सर? सेलर। और अगर इंस्टॉलमेंट की बात करें, इन हियर द ओनरशिप पासेस टू द बायर बाय द सेलर इमीडिएटली आफ्टर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट जैसे ही अपन ने दिए, या अपन ने डाउन पेमेंट भी दे दिए, तुरंत अपने पास ओनरशिप आ जाएगी। हाँ, पैसा आपको धीरे धीरे करके देना है, वो अलग विषय। आगे, इन केस ऑफ डिफॉल्ट द बायर, यानी हमने अगर डिफॉल्ट कर दिया, हायर चार्जेस पैसा वगैरह भरे नहीं, तो द सेलर कैन टेक बैक द गुड्स, मतलब वो प्रोडक्ट को क्या कर लेगा, सेलर उठा के लेके चले जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम, हमने पैसा नहीं भरे तो हमको वो पैसा ही वसूल करेगा, चाहे उसके लिए वो केस कर दे हम पे, बट प्रोडक्ट वापस ले जाने का उसके पास राइट। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, यानी पैसा हम नहीं दे पाते, तब the seller cannot take back the goods from the buyer but can only sue him in the court in of law for the payment of money in arrears। जो पैसा पेंडिंग है, चाहे वो हम पे केस कर दे, हमको पैसा ही लेने के लिए वो एलिजिबल है, हमसे वो प्रोडक्ट वापस ले नहीं सकता। अगर लिया तो हम उस पर कार्रवाई कर देंगे। समझ रहे हो? बायर कैन नॉट मॉर्गेज द गुड्स, किराया अपना लोन लेने के लिए गिरवी रख सकता है, गिरवी रख सकते हैं कि हम हायर पे खरीदा हुआ प्रोडक्ट, किराए की साइकिल लाए, लोन लेना था, किराए की साइकिल को हमने क्या कर दी, गिरवी देख दी, ऐसा कर नहीं सकते। सेम चीज है यहाँ पे भी, हायर परचेज में मॉर्गेज यानी गिरवी रखना अलाउड नहीं, अपन ओनर ही नहीं है तो कैसे गिरवी रखेंगे? समझ रहे हो क्या बोले? बायर कैन मॉर्गेज द गुड्स एज ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स। इंस्टॉलमेंट में चाहे पैसा अपन नहीं भरे पूरा, बट हम ओनर है, हम चाहे तो उस प्रोडक्ट को बेच दे, गिरवी रख दे, वगैरह वगैरह। द बायर कैन नॉट सेल, सेल इधर नहीं कर सकते, सेल इधर कर सकते। थोड़ा फास्ट मोड में आ जाता हूँ। इंस्टॉलमेंट पेड कैन नॉट बी कंसिडर एज पेमेंट टुवर्ड पेमेंट ऑफ प्राइस टुवर्ड द आर्टिकल टिल द लास्ट में इंस्टॉलमेंट इज। हम ऐसा नहीं बोल सकते हमने आधा पैसा तो दे दिया, प्रोडक्ट का आधा ओनर हम है। जो भी आप पैसा दे रहे हो सब हायर चार्जेस है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कोई भी पेमेंट नहीं है। और इधर पूरा का पूरा पेमेंट कंसिडर किया जाता है, एक एक रुपया जो आप दे रहे हो वो इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या है, प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं आप पैसा। हाँ, इंटरेस्ट का पैसा अलग है, वो एडिशनल है, बट जो पैसा आपका कैश प्राइस से रिलेटेड है वो आप प्रोडक्ट के लिए पे कर रहे हो। बायर जो है यहाँ पे हायरर है, मतलब किराएदार है, और यहाँ पे वो कौन है, ओनर। प्राइस आर कंपैरेटिवली लोअर और यूजुअली हायर। अगर आपको यहाँ पे गारंटी नहीं मिल रही प्रोडक्ट की, किसके केस में, हायर परचेज के केस में, तो आपको एक एडवांटेज कम है ना, इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ
कस्टमर एक एडवांटेज कम मिल रहा है आपको, प्रोडक्ट की ओनरशिप नहीं मिल रही। हाँ, दोनों केस में आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, बट इस केस में एक एडवांटेज कम है, इसलिए इसमें जनरली प्राइस थोड़ा क्या होता है, कम होता है, और इसमें थोड़ा क्या होता है ज्यादा। ये लॉजिकल कंपैरिजन है, एग्जैक्टली ऐसा हमेशा वो प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी नहीं है, कई बार आप इस तरीके की चीजों को देखोगे जहाँ पे उल्टा हो जाए, तो ये जनरल सेंटेंस लिखा हुआ है। आगे, एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड बैड डेट इज लेस, पैसा डूबने का खतरा हायर परचेज में रहेगा क्या? हम पैसा डुबाएंगे, डुबा सकते हैं, लेकिन आगे वाला प्रोडक्ट लेके चल जाएगा तो उतना नुकसान नहीं होगा उसको। यहाँ पे अगर मान लो हम पैसा डुबा दिए, भाग गए हम कहीं, या हम प्रोडक्ट के पैसे नहीं दे पा रहे, बैंक करप्ट हो गए, तो यहाँ बैड डेट होने का खतरा है। बैंक करप्ट हो गए तो हमको पैसा देने की जरूरत है क्या? नहीं। इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के बारे में आपने पढ़े होंगे डिसोल्यूशन 12वीं में, तो आप पैसा डुबा देते हो आगे वाले का इंसॉल्वेंसी के कारण, तो आगे वाला पैसा मांग भी नहीं सकता, जितना है वो ले लेगा, बाकी डूब गया प्रोडक्ट वापस तो ले ही नहीं सकता। वो अलग बात है, हमको भी प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि जब हम कोई इंस्टॉलमेंट होते हैं तो हमारे हवी प्रोडक्ट क्या कर दिए जाते हैं, सेल आउट कर दिए थे, नीलाम कर दिए जाते हैं। बट जो भी है, बैड डेट का खतरा कहाँ ज्यादा रहता है? इंस्टॉलमेंट में, इधर, सॉरी, हाँ इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि आपको वहाँ पे पैसा ही देते। इन केस ऑफ फ्यूचर्स, इट इज द केस ऑफ फ्यूचर सेल, मतलब हायर परचेज मतलब अभी सेल नहीं हो रहा, हम अभी सिर्फ प्रोडक्ट दिए, सेल तो अब तब होगा जब प्रोडक्ट के पूरे इंस्टॉलमेंट यानी दे देंगे तब, और ये एक्चुअल सेल है, तुरंत हो गया। गुड्स को वापस नहीं, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी रिसीवर कैन नॉट टेक द चार्ज ऑफ गुड्स, अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मैंने कोई प्रोडक्ट को हायर परचेज पे खरीदा, तो मेरी चीजें नीलाम होंगी, मैं इंसॉल्वेंट हूं तो मैंने जो हायर पे खरीद के लाया हूँ प्रोडक्ट, वो नीलाम नहीं होगी, वो प्रोडक्ट वो लेके चले जाएगा जिसका वो है, वो हमारा तो किराए का है ना। मैंने किराए की साइकिल खरीदा, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मेरी किराए की साइकिल भी बेच देंगे क्या, क्या नीलाम करने वाले? ना, वो तो मेरी किराए की चीजें ना, समझ रहे हो क्या बोले? बट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, जो भी है हमारे प्रोडक्ट, हमारे चाहे इंस्टॉलमेंट में खरीदे प्रोडक्ट को, उसके हम ओनर है, तो वो पूरा बिकेगा पहले, और जो भी पैसा आएगा, हाँ उसको पैसा देंगे जिसका भी हो सेलर को, बट वो प्रोपोर्शन में देंगे जो सर्टिफिकेट हमारे को इंसॉल्वेंसी में बन के मिला है। प्रोडक्ट वापस वो लेके नहीं जा सकता, समझ रहे हो? बेसिक है डिफरेंस, आप लोग ध्यान रख पाओगे। इसके लिए कोई एक्ट है क्या सर? एक्ट मतलब कानून है क्या हायर परचेज के लिए? हाउ, हायर परचेज का एक एक्ट है, और जो हायर परचेज का एक्ट किसी को पता है क्या? ये 1972, मेरे को याद नहीं आ रहा है अच्छे से, है यहाँ तक मैं लिखा हुआ होगा, और लिखा है उनकी बुक में, वेरी गुड। हाँ, तो जो भी एक्ट, और वैसे जो अपने इंस्टॉलमेंट में कोई कानून है क्या? नहीं, नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स का जो ट्रांजेक्शन रहते हैं उसके एक्ट के अकॉर्डिंग वो चलता है, स्पेशल कोई कानून उसके लिए बना हुआ नहीं है। ये डिफरेंस का पॉइंट आप एडिशनली लिख सकते हो। दोनों में से किस में सेल तुरंत माना जाता? इंस्टॉलमेंट में। हायर परचेज में सेल नहीं माना जाता। रीसेल कब कर सकते, कब नहीं कर सकते? हायर परचेज में रीसेल नहीं कर सकते, इंस्टॉलमेंट में रीसेल। मॉर्गेज किस में कर सकते, किस में कर सकते? जिसमें सेल कर सकते हैं उसमें मॉर्गेज कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते तो मार्केट नहीं कर सकते, सेल कहाँ कर सकते हैं? इंस्टॉलमेंट में सेल कर सकते हैं, तो उसमें मॉर्गेज भी कर सकते हैं, और हायर परचेज में ना तो हम सेल कर सकते हैं और ना ही प्रोडक्ट को मॉर्गेज कर सकते हैं। ओनरशिप कहाँ मिल जाती, कहाँ नहीं मिलती? जहाँ सेल कर सकते हैं वहाँ ओनरशिप मिल जाती, मतलब हायर परचेज में से ओनरशिप नहीं मिलती, बट इंस्टॉलमेंट ओनरशिप। इंसॉल्वेंसी, और इंसॉल्वेंसी में प्रोडक्ट के ऊपर हमारा ओनर, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट जब्त होंगे उसमें वो प्रोडक्ट भी जब्त होगा क्या इंसॉल्वेंसी में? हायर परचेस का केस में अगर प्रोडक्ट खरीदे तो वो हमारे ओनरशिप में नहीं आता है, तो हम जब इंसॉल्वेंट होंगे तो हमारे प्रॉपर्टी बेचने के टाइम पे वो वाला प्रोडक्ट नीलाम नहीं होगा, वो सेलर वापस लेके जाएगा हायर वाला। बट इंस्टॉलमेंट में अगर खरीदे, चाहे हमने उसको पैसा नहीं दिया, वो प्रोडक्ट वापस नहीं लेगा, हम नीलाम करते समय, हमारी चीजें नीलाम होते समय, हमारे इंसॉल्वेंसी के केस में वो प्रोडक्ट भी मॉर्गेज। बैड डेट, कहाँ पे बैड डेट होने का खतरा है? इंस्टॉलमेंट में, हायर परचेज में कम है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या होगा, हम पैसा नहीं दिए, प्रोडक्ट कौन वापस लेके जाएगा? हायर परचेज वाला लेके जाएगा। ये आप चाहो तो अपने पन से चीजें याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा पॉइंट बता दिया हूँ, अगर 8 मार्क का प्रॉब्लम आता है तो इतने पॉइंट तो लिख सकते हो, लेकिन मेरे को भरोसा है आप लोग पेपर आए तक क्या हो जाओगे, भूल जाओगे, इसलिए रिकॉर्डिंग भी किया, एक दिन पहले पढ़ के चल जाना, अगर 8 मार्क के प्रॉब्लम में दिक्कत आ सकती है तो। थैंक यू। आगे इलिस्ट्रेशन 1, एक इंपॉर्टेंट बोला था मैंने, चीजें क्या रहेंगी? वेरियस कैलकुलेशन जो आप लोग को करना पड़ेगा इंटरेस्ट से रिलेटेड, जिसमें से कुछ चीजें ना मोस्ट कॉमन वाली है, मोस्ट कॉमन टाइप का क्वेश्चन, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन जो पहला है। इस तरीके के प्रॉब्लम में कैसे एनालिसिस टेबल बनाते हैं मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, और उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा बहुत वेरायटी चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग टेबल के अंदर, डब्बे के अंदर चीजें चेंज होंगी। तो मैं स्टार्टिंग के जो 1 और 2 वेरायटी है, जिन वेराइटीज के ऊपर 95% क्वेश्चन आते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वही दोनों वेरायटी में से क्वेश्चन आपको आने वाला है।
बाकी और वेराइटी बहुत सारी है, देखा जाए तो 8-10 वेराइटी, बट उसमें से 2 वेराइटी जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको क्या करने वाला हूँ स्टार्टिंग में पढ़ा देता हूँ, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और उसके बाद दोनों पार्टीज की बुक में, सेलर की भी बुक में और परचेजर की भी बुक में, इसी वीडियो में मैं पूरा का पूरा या अगला वीडियो में क्या करूंगा अकाउंटिंग भी पढ़ा दूंगा। इतना आपको अगर समझ गया, आप प्रैक्टिस करो, इसी वीडियो को देख के जनरल लेजर को रिवाइज करो और फिर पेपर के लिए आप लोग रेडी हो। प्रैक्टिस वाइज जितने प्रॉब्लम करोगे, डाउट आता है तो बताऊंगा, कल कल ये टॉपिक क्या कर दूंगा मेरे साइड से खत्म। तो आ जाते हैं अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करके लिखा हुआ है, ये सॉरी ये आंसर में आ गया, ये क्वेश्चन है। आपके पास भी यही वाली बुक है कि दूसरी बुक है? तो इधर ध्यान दो फिर, थोड़ा सा दिखने में क्लियरिटी नहीं आ रही होगी तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के समझना। ये क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आंसर है, मैं अपने तरीके से टेबल में आंसर बताऊंगा। ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को द नेशनल कंपनी लिमिटेड बॉट अ वैन, वैन खरीदा जा रहा है, नेशनल कंपनी परचेजर है जो वैन खरीद रही है, ऑन हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज हो कि इंस्टॉलमेंट हो, इसका डिफरेंस प्रैक्टिकल लाइफ में है, बट अकाउंटिंग करते समय कोई डिफरेंस नहीं है। हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो अपने को क्या ही करना है, सेम करना है, चाहे इंस्टॉलमेंट हो चाहे हो कुछ भी लिख के है, उससे कंफ्यूज अकाउंटिंग करते समय होने की जरूरत, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ में उसका जो यूज है उसके ऊपर डिफरेंस है, तो वो आपको थ्योरी के लिए काम का, थ्योरी के क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिकल सॉल्व करते समय सब कुछ सेम। आगे, द कैश प्राइस ऑफ द वैन वाज ₹74,500, 74,500। ये प्राइस क्या होता है सर? ये वो पैसा है जो पूरा पैसा अगर अभी दे देंगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, बट क्योंकि हम क्या करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट में हायर परचेज में खरीदने वाले हैं, तो हम थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देंगे फॉर इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट विद कैलकुलेशन आपको नीचे कैलकुलेट करके बताना है, एग्जाम में लिख के भी बताना है, मैं बताऊंगा। उसी के लिए हम टेबल बनाएंगे, जिस टेबल को क्या बोलते हैं, एनालिसिस टेबल। एंड एनालिटिकल एनालिसिस अलग अलग शब्द बोलते हैं कि ये मतलब विश्लेषण, कैलकुलेशन का एनालिसिस। एंड द पेमेंट वॉज टू बी मेड एज फॉलो, अब हम 74,500 के कैश प्राइस वाले प्रोडक्ट के लिए कितना पे कर रहे हैं, 20,000 वॉज टू बी पेड ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का साइन करते समय जो पैसा देते हैं उसी को बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है, डाउन पेमेंट। 20,000 हम तुरंत दे दिए है, यानी 74,500 में से 20 तो तुरंत दे दिए, तो 54,500 बचेगा आउट ऑफ द टोटल कैश प्राइस 74,500। 20,000 अगर इमीडिएटली हम डाउन पेमेंट एग्रीमेंट में दे रहे हैं तो 54,500 ही हमारा बचता है। अब वो बचे हुए पैसे हम लेट देंगे तो उस पर ब्याज लगेगा, पूरे 74,500 पे ब्याज लगना चाहिए क्या सर? लगता भी है क्या सर? नहीं, ब्याज किस पे लगता है, जितना पैसा हम देरी से देते, और धीरे धीरे वो पैसे कम भी होते हैं, रिड्यूसिंग तरीके से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 ईच, बताओ बचा हुआ 3 इंस्टॉलमेंट अगर 20,000 की और दे तो 20,000 20,000 20,000 60,000 और डाउन पेमेंट के भी 20,000 मिला के टोटल 80,000 पे हो रहे फॉर द अमाउंट ऑफ 74,500। जो प्रोडक्ट 74,500 का है उसके लिए हम 80,000 पे किए, बट जो पैसा हम एक्स्ट्रा पे किए ना, कितना एक्स्ट्रा पे किए पता है, 5,500, वो 5,500 रुपए का को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेस्ट, जिसको आपको अलग अलग 3 इंस्टॉलमेंट में बांटना भी है, क्योंकि वो किसी एक साथ दिया हुआ इंटरेस्ट नहीं है, वो तीनों में जुड़ा हुआ है। कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे टेबल के थ्रू बताऊंगा, इंतजार करो। लिखा भी आगे एट द एंड ऑफ द ईयर, इंपॉर्टेंट है, 5% इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द वेंडर कंपनी पर एनम, सालाना कितना परसेंट ब्याज लगाया जा रहा है। और जो हम इंस्टॉलमेंट पे करें ना 20,000 की, वो भी कौन सी इंस्टॉलमेंट है, ईच एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एनुअल, एक एक साल करके हम 3 साल पेमेंट करेंगे। एंड ऑफ द ईयर मतलब पहले साल के एंडिंग में, दूसरे साल के एंडिंग में और तीसरे साल के एंडिंग में। 1 अप्रैल 2015 को अगर मैंने प्रोडक्ट खरीदा हो तो पहला इंस्टॉलमेंट कब दूंगा, 31 मार्च 2000, 31 मार्च 2017 को दूसरा, 31 मार्च 18 को तीसरा, सॉरी 16 को पहला, 17 को दूसरा, 18 को तीसरा, सही बराबर बोले। आगे, the company has decided to write off 10% depreciation annually and on diminishing balance of cash value, कैश वैल्यू पे ही डिप्रिसिएशन लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप 80,000 दो या लाख रुपए दो, आप पे पेमेंट एक्स्ट्रा करोगे, बट प्रोडक्ट की जो वर्थ है वो कितनी है सर, तो आप उसी पे डिप्रिसिएशन लगाओगे। दो मेथड होती है मुख्य तौर पे डिप्रिसिएशन की, एक है डिप्रिसिएशन चार्ज मेथड, और सॉरी डिप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड, और एक है डब्ल्यूडीवी मेथड। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हमेशा डिप्रिसिएशन ओरिजिनल प्राइस 74,500 पे ही निकाला जाएगा, जो कि 10% निकालेंगे तो 7,450 आएंगे, और हर साल 7,450 7,450 लगाना है डिप्रिसिएशन। बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी वो जो मेथड है उसमें आपको डिप्रिसिएशन कम कम करके कैलकुलेट करना रहेगा। कैसे करना रहेगा बताऊंगा, इंतजार करो।
दोनों में से कौन सी मेथड है आपको पढ़ के समझना है। दोनों के 3-3 नाम है। एसएलएम के और 2 नाम है, डब्ल्यूडीवी के भी और 2 नाम। एसएलएम मतलब हमेशा सेम रहने वाली डिप्रिसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीनों का मतलब एक ही, लिख के दूंगा, इंतजार करो। आगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये सब का मतलब एक ही है। डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पे फिर डिप्रिसिएशन लगेगा, पूरे पे नहीं लगेगा। आगे तो ये लगभग जानकारी में प्रश्न की पढ़ चुका हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन इंटरेस्ट टेबल का करने जा रहा हूँ। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझाने के लिए क्या मैं ब्लैक कर लूँ स्क्रीन को, उसमें क्लियर दिखता है। क्वेश्चन नंबर 1, एनालिसिस टेबल। कितने साल का डेटा जानकारी है, 3, जिसमें एक तो कॉलम अपना, एक रो अपनी रहेंगी कंप्लीटली हेडिंग के लिए, फिर डाउन पेमेंट, फिर 3 आएंगी अपने इंस्टॉलमेंट के लिए, टोटल 5 हो गई, और एक आएगा टोटल के लिए, टोटल 6 आपको कॉलम सॉरी रो बनाना पड़े। तो ये 3 हो गया, ये 3 6 हो गया, हेडिंग आ गया, टोटल आ गया। सबसे पहले कॉलम कौन सा रहता है सर, डेट का कॉलम। डेट के बाद कौन सा कॉलम, इंस्टॉलमेंट का कॉलम। इंस्टॉलमेंट के बाद कौन सा कॉलम, इंटरेस्ट का कॉलम। इंटरेस्ट के बाद कौन सा कॉलम, कैश प्राइस का कॉलम। और कैश प्राइस के बाद एक इंपॉर्टेंट कॉलम, आउट स्टैंडिंग कैश प्राइस यानी बकाया रकम का कॉलम। और आखिरी वाला सबसे आएगा डिप्रिसिएशन का कॉलम। ये आपके कॉलम हमेशा संख्या में 6 रहेंगे, 6 कॉलम में डेटा लिखना रहेगा बेटा। और बताइएगा टोटल जो हम पेमेंट करने वाले कैश प्राइस का वो कितना है, जिसको कितनी जगह लिखते हैं सर, 2 जगह, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस के सबसे शुरुआत में और कैश प्राइस के कॉलम के टोटल में। इतना समझे हो। आगे जो डेट है वो है 1 अप्रैल 15, ये अपना डाउन पेमेंट का डेट है। पहला इंस्टॉलमेंट ईयरली के बेसिस पे पहले ईयर एंड होगा 31 मार्च 2017 को दूसरा, 31 मार्च 2018 को तीसरा। और इंस्टॉलमेंट के कॉलम में इंस्टॉलमेंट लिखना है और कैश प्राइस में कैश प्राइस। एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखने वाला बात, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसकी टोटल क्या आपके कैश प्राइस से ज्यादा है। आपने डाउन पेमेंट में 20,000 पे की और 3 इंस्टॉलमेंट भी आप पे करने वाले हो 20 टोटल 4 बार 20 80,000 होता है, जो कि कैश प्राइस से या तो एग्जैक्ट उतना आता है टोटल करने पे या तो ज्यादा आता है। 2 ही तरीके की परिस्थिति बनती है। अगर ज्यादा आ रहा है का मतलब उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, अगर उतना ही आ रहा है का मतलब उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड, उस पर अलग से इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी प्रॉब्लम आपको देखने मिलने वाले है। तो अभी तो आपको प्रश्न में दिख रहा है कि टोटल ज्यादा आ रहा है, और जो टोटल जब ज्यादा आएगा तो वो जो भी 20-20 हजार है मैं उसको कौन से कॉलम में लिखूंगा सर, इंस्टॉलमेंट में। वही अगर टोटल कितना आ जाता था 74,500 आता था टोटल सभी पेमेंट मिला के, तो मैं उसको कैश प्राइस के कॉलम में लिखता था। आगे कुछ प्रॉब्लम में लिखूंगा भी। याद आ रहा है ऐसा कुछ पढ़े अपन ने। सबसे पहले यही मैंने डिसाइड करने के लिए आपको बोला हूँ कि आप टोटल करो पेमेंट, कैश प्राइस से कंपेयर करो, कैश प्राइस के जितना है कैश प्राइस में लिख दो कॉलम में। अगर ज्यादा पेमेंट है, जो कि ज्यादातर ज्यादा ही रहता है, और वो ज्यादा अगर है तो इंस्टॉलमेंट के कॉलम में लिखना है। अभी मैं इंस्टॉलमेंट में लिखूंगा, ठीक है, हाउ बोलते जाओ। डाउन पेमेंट 20,000 ठीक है, तीनों इंस्टॉलमेंट भी 20,000 ठीक है, टोटल 80,000 ठीक है। इन 80,000 के टोटल पेमेंट और कैश प्राइस के 74,500 का अंतर कितना है बोलो। इस 5,500 का अमाउंट है टोटल इंटरेस्ट, तो ये टोटल इंटरेस्ट के कॉलम में भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये 4 कैलकुलेशन, यहाँ 4 कैलकुलेशन और ये उस कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाने वाले नंबर्स, यहाँ आपको दिमाग लगाना और कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले तो ये बताओ, डाउन पेमेंट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट रहता है,
जो पैसा आप तुरंत दे रहे हो उसमें आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं है। ब्याज तो आप पे तब अप्लीकेबल होगा जब आप पैसा लेट दे रहे हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद। तो पहले डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है हमेशा। और ये 20,000 का 20,000 पूरा रिप्रेजेंट करता है कैश प्राइस के कॉलम को। तो जो कैश प्राइस आपने पे कर दिए आउट ऑफ 74,500, तो आपका 54,500 का ही आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस रहेगा। ये समझा? इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे 54,500। और क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट 5% दिया है, उसके आगे पर एनम मोड भी लिखा है, यानी 1 साल का 5% के अकॉर्डिंग। हम पहली इंस्टॉलमेंट कितने समय बाद दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यासिका। ऐसे प्रॉब्लम में आप गलती कर चुके हो, क्योंकि झूठ बोल रहे सही बोल रहे। हाँ, तो आप लोग को क्या याद रखना है, पहली इंस्टॉलमेंट कब पे की जा रही है, आफ्टर डाउन पेमेंट पूरे 1 साल बाद। क्योंकि कई बार गड़बड़ क्या होता है, हमने प्रोडक्ट साल के बीच में खरीद लिए बट इंस्टॉलमेंट ईयर एंड पे देंगे, तो पहला वाला जो पेमेंट है वो थोड़ा सा 6 महीने में 4 महीने में आ गया, हाँ बाकी के 1 साल में आएंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय वो चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बट आज तो पूरा का पूरा 1 साल का समय आपको दिख रहा है। आप इस 54,500 का बचा हुआ बैलेंस पर लगाओगे 5% से पूरे 1 साल का इंटरेस्ट। तो करना क्या है सर, इसी 54,500 के ऊपर 5% इंटरेस्ट निकाल के बताइए। सही बोले, 2,725 रुपए। ये कैलकुलेट कहां से किए समझ में आया, किस रेट से कैलकुलेट किए समझ में आया, कितने समय के लिए कैलकुलेट करे समझ में आया, एक पूरे साल के लिए 5% निकाल के लिख दिए। अब इतने पैसे तो हमारे इंटरेस्ट के ही हो गए, मतलब हम जब 20,000 दे रहे हैं इस दिन, तो इतना रुपए तो इंटरेस्ट लग चुका है, क्योंकि जो भी पैसा टोटल हम देने के थे उसमें से इंटरेस्ट इतना लगा है उस पर। तो ये जो पेमेंट कर रहे हैं ना, उसमें अगर इतना रुपए इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेशन है, तो बचा हुआ आप कैश प्राइस के रेस्पेक्ट में दे रहे हो, हम ऐसा बोल सकते हैं। मतलब 20,000 में से आप 2,725 के इंटरेस्ट को घटाओ, कैश प्राइस के कॉलम का अमाउंट बताओ, बोलो। हाँ, 17,275 समझ रहे हो। ये पेमेंट आपने किसके रिस्पेक्ट में किए हो, कैश प्राइस, जो कि टोटल आउटस्टैंडिंग 54,500 है, उसमें से आपको इसी 17,275 को माइनस करना है। गलती से 20 मत माइनस कर दीजिएगा, पूरे 20 आपके कैश प्राइस के नहीं है जी। ये 17,000 ही आप कैश प्राइस के रिस्पेक्ट में पे कर रहे हो, तो कितना बचा बोले, 37,000 को कॉपी करके पेस्ट कर दिया 37,225। इतना समझे सब लोग। इसी 37,225 पे फिर इंटरेस्ट लगाएंगे, अब की बार कितने समय का इंटरेस्ट, 1 ही साल का। मतलब उस डेट से इस डेट तक का डिफरेंस 1 ही साल का है ना, तो ये 1 साल का, इस पे 5% इंटरेस्ट लगा के बताओ। 1,61 एक के बाद है ना पॉइंट, 61 के बाद क्या है, तो इग्नोर कर दीजिए उसको। अगर वो 0.5 से या उससे ज्यादा रहता तो उसको एक प्लस करके 62 किया रहता, बट अभी नहीं करेंगे। बताइए बचता कितना है, 13। इतने रुपए काय के रेस्पेक्ट में पे किए हैं, कैश प्राइस, तो इतना बचेगा बताइएगा। 086। थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, आखिरी इंस्टॉलमेंट के टाइम पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि बैलेंसिंग फिगर को इंटरेस्ट मानना है। सर समझे नहीं, एक बार अच्छे से बताइए। ये जो भी पैसा आप देने के हो ना, इसको कॉपी पेस्ट तो जैसा का वैसा कर दिए, बट एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट कुछ भी पैसा कैश प्राइस का आउटस्टैंडिंग रहने वाला, यानी ये जो क्लियर है कि ये जीरो बनने वाला है। और अगर ये जीरो बनने वाला है तो पे कितना करना पड़ेगा कैश प्राइस के रेस्पेक्ट में, और जितना कैश प्राइस के रेस्पेक्ट में पे किए हैं वो आपको इस कॉलम में लिखना है रिवर्स। अभी तक इधर से उधर लिख रहे थे, अब क्या करेंगे, इधर से इधर लिख देंगे, अर्थात 19,086। तो अब बताओ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, दोनों का अंतर इंटरेस्ट कहलाएगा, 914। हाँ, अगर मैंने मान लो इस पे इंटरेस्ट लगा ही दिया होता 5%, तो बताओ कितना आता ना, 19,086 पे कितना 5%, हाँ अलग आएगा ना, मैं मालूम है, 950 के 950, और ये 914 आ रहा, 40 रुपए का अंतर है। तो वो ही अगर आप अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी। मतलब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, बैलेंस करना है, क्योंकि जीरो बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। और आखिरी में ऐसा ही किया भी जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, राउंड ऑफ में लाने के लिए चीजें इस तरीके से 2-4-50 रुपए की चीजें होती है। वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में एकदम पॉइंट टू पॉइंट रुपए के साथ पॉइंट इतना पैसा इंस्टॉलमेंट कटता है, वो 1-2 रुपए की राउंड ऑफ करते हैं। बट लास्ट में क्या चीज ऐसे कैलकुलेट किए समझ में आया आपको, बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बाकी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लिख लो। ये टेबल कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ये आ गया तो आपका 90% हायर परचेस हो गया,
क्योंकि जनरल एंट्री में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो एकदम आसान है। आसान क्या है, एक बार एंट्री देख लो, वही वही एंट्री हर बार करना है, बस अमाउंट अलग अलग करना है, वो अमाउंट इस टेबल से देख देख के करना है, एंट्री तो सेम ही रहेंगी। तो वो मैं एंट्री दोनों पार्टी की बुक में अभी बताने वाला हूँ। पहले मैं डिप्रिसिएशन निकाल के बता देता। बताइए ना, यहाँ पे आपको डिप्रिसिएशन लगाना है पहले साल पे इसी राशि पे। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू 74,500 इंटू 10%। 7,450 कहाँ से आया समझा। अगले साल का डिप्रिसिएशन निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये डाउन पेमेंट का डेट में मत लिख देना, डिप्रिसिएशन ईयर एंड में लिखना है, नहीं तो ये यहाँ लिख देंगे ना गड़बड़ हो जाएंगे, यहाँ नहीं आएगा डाउन पेमेंट, एक साल एंड पे आएगा डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब आ जाएंगे इसी 74,500 में से जो डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बचता है वो कितना है बताइए। काय का 70 67 बोलो ना, 67,050 सही बोले हैं। अभी आप हम सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालने जा रहे हैं, जिसका डिप्रिसिएशन इस बची हुई रकम 6750 पे निकाला जाएगा, 67,050 की। सही बोले हैं, 6,705 रुपए। और अब बताइए कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा 67,550 में से 6705। ये 60,345 पे आप थर्ड ईयर का कैलकुलेशन करोगे डिप्रिसिएशन का, 60,345 का 10%, उसको 34.5 है तो उसको 35 कर दिए, समझ में राउंड ऑफ में क्या किए। तो बस इसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये आपके 3 डिप्रिसिएशन आए हैं। दूसरा 6705 है और तीसरा है 6035। ठीक है, बहुत भयंकर लग रहा है, कस्तरी कस्तरी बांटते। तो ये कैलकुलेशन आप लोग को ध्यान रखना है। इसी तरीके के कुछ मैं और प्रॉब्लम कैलकुलेशन के करा देता हूँ, उसके बाद प्रॉब्लम कराऊंगा। ठीक है, कि मैं इसकी पहले अकाउंटिंग बता दूं, अकाउंटिंग ही बता देता हूँ। तो अकाउंटिंग में आ जाते हैं, थोड़ा सा पॉज करता हूँ वीडियो को थोड़ी देर के लिए, ध्यान दीजिए। हम आपको जनरल एंट्री बताने जा रहे हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर कंपनी। परचेजर का नाम था नेशनल कंपनी। तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर कंपनी के लिए अपने जो टेबल कैलकुलेट करके रखे हुए इंटरेस्ट का, इसका इस्तेमाल करना है आपको, और इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे आपकी पूरी एंट्री होने वाली है। मैं एक बार आपको जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर बोल के बता देता हूँ शॉर्टकट के लिए, फिर इसी को याद रखना और इसी रिदम में आपको एंट्री करना रहेगा। सेम चीज अगर मैं बात करूं सेलर की बुक में भी आपको एक सीक्वेंस में एंट्री को ध्यान रखना है, उसके बाद उसकी भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम एंट्री बताने जा रहे हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर। सबसे पहले क्या किया जाता है सर, एक काम करता, इसको अगले वीडियो में रिकॉर्ड करता।